फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं भाई लेक्चर नंबर 19, नेक्स्ट यूनिट है हमारी परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं। तो सॉइल छोड़ो, मैं आपको परमेबिलिटी बताता हूं। पहले परमेबिलिटी होती क्या है। परमेबिलिटी क्या है? ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, एक्स वाई जेड। इधर इट कैन बी सॉइल, इधर इट कैन बी एनी मेटेलिक स्ट्रक्चर, और इट कैन बी एनी आरसीसी स्टील। कोई भी जो स्ट्रक्चर है, कोई भी हमारा मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल खुद में से किसी भी फ्लूइड को बहने देता है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी ना उस मटेरियल के पास, तो मटेरियल अपने अंदर से किसी फ्लूइड को बहने नहीं देगा, रोक लेगा, जाने नहीं देगा पार। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की जिसके कारण वो अपने अंदर से किसी फ्लूइड को बहने देता है, अलाउ करता है कि भाई तू मेरे अंदर से बह ले। ठीक है, तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल क्या होगी? तो सॉइल की परमेबिलिटी होगी। यहां पर हमारा मटेरियल फिक्स हो चुका है। कौन सा मटेरियल हो गया? यहाँ पे सॉइल हो गया। तो सॉइल की परमेबिलिटी क्या होगी हमारी? ये वो प्रॉपर्टी होती है सॉइल की जिसके कारण सॉइल खुद में से पानी को बहने देती है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। बात क्लियर है? अब अपन बात करते हैं इसके अंदर कि जो हमारी परमेबिलिटी ऑफ सॉइल होती है ये किस पर डिपेंड करती है। ये हमारे सॉइल की प्रॉपर्टी पर भी निर्भर करती है, और साथ के साथ में ये हमारे जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी पर भी निर्भर करती है। सॉइल की प्रॉपर्टी मतलब कि सॉइल जो है हमारी वो किस प्रकार की, वो मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग में बताऊंगा। दोनों चीजों पर निर्भर करती है, ये नहीं कि मटेरियल ये हमारे फ्लूइड पर भी निर्भर करती है। अब मान लीजिए, चलो आप परमेबिलिटी हम बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सैंड है, बजरी, तो मैं कह दूं भाई इस बजरी की जो परमेबिलिटी है वो कितनी है? वो है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब इसमें से जो फ्लूइड है वो 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर अंदर घुस सकता है। ठीक है भाई, तो ये बात सही है क्या? बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आपने फिक्स कर दिया कि वो केवल किस पर डिपेंड कर रही है? सैंड पर, कि सैंड की 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब मैं कह दूं भाई सैंड में से ना पानी नहीं गुजारना, शहद को गुजारना है। अब बताओ उसकी परमेबिलिटी कितनी है? तो आप पूरा बोलोगे कि जो हमारी सैंड है उसमें से पानी के गुजरने की परमेबिलिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो मतलब ये किस पर डिपेंड कर रही है? फ्लूइड पर भी डिपेंड कर रही है। जैसे ही हमारा फ्लूइड चेंज हो गया, पानी से आपने शहद बोल दिया, तो परमेबिलिटी अलग होगी हमारे सैंड की। तो परमेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी पर भी निर्भर करती है, और साथ में जो हमारा फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी पर भी निर्भर करती है। दोनों ही चीजों की प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है। कैसे निकालते हैं इसको? इसको निकालते हैं अपन डार्सीज लॉ के द्वारा। वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले अपन इसके बारे में लिखेंगे, सॉइल की परमेबिलिटी वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण सॉइल खुद में से किसी फ्लूइड को बहने देती है। ओके, यह परमिएबिलिटी सॉइल व फ्लूइड दोनों की प्रॉपर्टी पर निर्भर, केवल खुद की प्रॉपर्टी निर्भर नहीं करती, दोनों की प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है। ठीक है भाई, तो ये होती है हमारी परमिएबिलिटी, दोनों की प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है। इसे डार्सी के लॉ द्वारा ज्ञात करते हैं। अब हम डार्सी लॉ को पढ़ेंगे। अब इसके बाद अपन हेडिंग डालेंगे क्या? इसके बाद अपन हेडिंग डालेंगे डार्सीज लॉ ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का डार्सी का नियम क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रेटिफाइड जो हमारी सॉइल होती है, उस सॉइल में जो हमारी डार्सी लॉ क्या कहता है हमें? डार्सी लॉ हमें कहता है कि जो हमारी जो सॉइल है वो फुली सैचुरेट होनी चाहिए, प्लस में जो हमारा फ्लो है लैमिनार होना चाहिए। तो लैमिनार फ्लो और फुली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी रेट ऑफ फ्लो होती है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है? हमारे डिस्चार्ज। रेट ऑफ फ्लो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और एरिया पर डिपेंड करता है। जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है जिससे हमारी जो हमारा पानी गुजर रहा है उन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। तो मैं इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूंगा। तो अपन लिखेंगे क्या?
इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी जो रेट ऑफ फ्लो है किस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, मतलब हेड लॉस और एरिया के। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट क्या होता है हमारा, के, और के को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ही हमारा क्या होता है, इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इस तरह से हम इसे बोलते हैं। तो मैं आपको लिखना चाहूंगा, तो ये क्या होता है, ये हमारा कौन सा नियम है, ये हमें डार्सी का नियम है। तो ये किसके लिए वैलिड है, ये नियम वैलिड है जब एस बराबर क्या हो, 1 हो, और फ्लो कैसा हो, लेमिनार। बात क्लियर है क्या नहीं। तो इस चीज को अपन लिखते हैं फुली सैचुरेटेड सॉइल व लेमिनार। एक लाइन लिखना पड़ेगा भाई, इससे पहले यहां लिख लेना आप, डार्सी के अनुसार फुली सैचुरेटेड सॉइल व लेमिनार फ्लो कंडीशन में, व लेमिनार फ्लो कंडीशन में सॉइल से गुजर रहे पानी की दर हेड लॉस व क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करती है। तो रेट क्यों किस पर डिपेंड करती है, हेड लॉस। और हेड लॉस को अपन कैसे डिनोट करते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से डिनोट करते हैं। हेड लॉस पर निर्भर करती है। तो इसके अनुसार हमारा क्या हो गया भाई, इसके अंदर जो आपको काम की चीज है वो आपको ये ध्यान रखनी है, क्या कि सॉइल कैसी होनी चाहिए हमारी, फुल्ली सैचुरेटेड और एक लेमिनार फ्लो कंडीशन। इसके लिए ही वैलिड है, इसके अलावा किसी चीज के लिए वैलिड नहीं है। तो मैं यहां लिखता हूं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू ए। तो Q बराबर K इंटू I इंटू ए। अब देखो भाई यहां पर क्या है, I जो होता है, I होता है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या होता है हमारा, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ये है हमारा हेड लॉस अपॉन में लेंथ ऑफ सॉइल। आई बराबर क्या हो गया, H/L होता है। ठीक है भाई। और के क्या होता है हमारा, के होता है हमारा, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। अब ध्यान रखना भाई, जो मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल में क्या होता है, वो कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। के क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, परमिएबिलिटी नहीं है। परमेबिलिटी तो क्या होती है हमारी, परमेबिलिटी तो प्रॉपर्टी होती है। ये तो प्रॉपर्टी कोई यूनिट होती है क्या, मैंने आपको 100 में बता दिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये चीज। प्रॉपर्टी इज नॉट अ यूनिट, प्रॉपर्टी यूनिट नहीं, प्रॉपर्टी क्या है, उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी थी, इसके कारण वो प्रभाव हो पा रहा है। इलास्टिसिटी वो क्या है, प्रॉपर्टी। अब मैं आपसे कहूं इलास्टिसिटी की यूनिट क्या है, आप बता ही नहीं पाओगे, होती नहीं, प्रॉपर्टी कोई यूनिट नहीं होती। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी यूनिट होती है, बिल्कुल होती है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, एक कोएफिशिएंट है जो किसको डिनोट कर रहा है, इलास्टिसिटी को। देखो समझ लो, ये हमारी इलास्टिसिटी है, ये क्या होती है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कोई कोएफिशिएंट होता है क्या, नहीं होता। इसको कैसे दर्शाऊंगा मैं, इसको दर्शाऊंगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। इसका कोएफिशिएंट होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो ऐसी हमारे देखो परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी होती है हमारी प्रॉपर्टी। लेकिन परमेबिलिटी को हम किससे, परमेबिलिटी को आपको यूनिट होती है क्या, यूनिट नहीं होगी इसकी। परमेबिलिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, इसको कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के द्वारा डिनोट किया जाएगा, मतलब के द्वारा डिनोट करेंगे। और के की यूनिट होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो शॉर्ट में कई बार कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को ही क्या बोला जाता है, सिंपली परमिएबिलिटी। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये परमेबिलिटी नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं शॉर्ट में परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के को क्या बोल देते हैं, परमेबिलिटी, कि सॉइल की परमेबिलिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, जबकि गलत बात है। पूरी चीज क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। शॉर्ट में बोल दिया जाता है, शॉर्ट में तो सब कुछ चलता है भाई। अरे भाई शॉर्ट में अपने इंडिया के अंदर आपको मालूम है क्या होता है, 1 किलो आलू दे दो, ये चल रहा है पूरे इंडिया में। बिल्कुल गलत है। 1 किलो का मतलब तो क्या हो गया, 1000 आलू। 1 किलो का मतलब क्या हो गया, 1 किलो का मतलब है 10 की पावर 3 को बोलते हैं किलो। अब मैं किलो किसके पीछे भी लगा सकता हूं,
मैं आपसे कह सकता हूँ भाई मेरे को 1 किलो रुपए दे देना, ज़रूरत है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि तराजू से तोल के दूँ 1 किलो, बिल्कुल गलत। मेरा कहने का मतलब आप मुझे 1000 रुपये दे दो, बिल्कुल सही हूँ मैं, गलत नहीं हूँ। गलत कौन हो? आप गलत हो, मतलब हम गलत हैं, हम सभी गलत बोलते हैं। हम बोलते हैं 1 किलो आलू, 1 किलो का मतलब क्या है? 1000 आलू दे दो। हमें क्या बोलना चाहिए? 1 किलोग्राम आलू दो, नॉट 1 किलो। ग्राम के पीछे हमने वेट के पीछे 1 किलो लगाया है, ग्राम के पीछे 1 किलो मतलब 1000 ग्राम आलू दो। तो ये चीज तो हम गलत बोलते हैं। ऐसे यहां पर शॉर्ट में कोएफिशिएंट परमिबिलिटी क्या बोले? परमिबिलिटी परमिबिलिटी पर, जबकि आपको इसका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ओके, तो भाई आप इसको एक बार उतारो, इसको अपन और आगे करते हैं, और आगे अपन इसको बाइफर्केट करते हैं। तो इस तरह से अपना ये होता है के ए, आपको पता ही है ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको उतारो आप एक बार, मैं इसे मिटाता हूं। यार क्लास ले रहा था यार, क्लास ले रहा हूँ, काम तो है कुछ। चल ठीक है, वो भेज देना मेरे को, सेंड कर देना, है ना? हाँ तो वो सेंड कर देना मेरे को, मैं तो कर रहा हूँ ना। चल ठीक है। तो भैया अपन देखते हैं, मैं आपको बता रहा था Q इक्वल्स टू KIA अपना आ गया था। ये जो हमारी डिस्चार्ज होता है ना Q, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है भैया? मैं ऊपर से देख रहा हूं, सॉइल को ऊपर से मैं देख रहा हूं, तो ऊपर से आप देख रहे हो ये आपने एरिया लिया था, तो आप डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या कर रहे थे? आप कंप्लीट, आपने जो आपने एरिया लिया है वो क्या ले लिया? कंप्लीट। Q बराबर KIA होता है कि नहीं होता है? और Q हमारा क्या होता है? V इंटू ए। तो V बराबर, यहां पे मैं V इंटू ए बराबर KIA लिख सकता हूं। ए से ए कैंसिल, V बराबर मेरा KI आ जाएगा। ठीक है, ये तो यहां पर ये जो मेरा डिस्चार्ज प्राप्त हुआ है मेरे को कंप्लीट एरिया को लेने से, जबकि आपको मालूम है कि पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन से पानी जाएगा क्या अंदर? बिल्कुल नहीं। ये हमारा 1 मीटर बाय 1 मीटर था ना, तो ये हमारे सॉइल के सॉलिड हैं, तो सॉइल के सॉलिड यहां से थोड़ी पानी जाएगा, पानी केवल कहां से जाएगा? इन वॉइड्स में से नीचे जाएगा। मतलब पानी जितने एरिया से जाएगा उसकी वैल्यू इस एरिया से, मतलब ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर से क्या रहेगी? कम रहेगी। ये बात क्लियर है कि नहीं? कि पानी हमारा पूरे क्रॉस सेक्शन से नहीं जा रहा है, जबकि हमने पूरा क्रॉस सेक्शन ले लिया डिस्चार्ज निकालने के लिए। पानी केवल इनके जो वॉइड्स हैं, इस वॉइड के एरिया से जाएगा, हमारे पानी कंप्लीट एरिया से नहीं जाएगा। तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो हमने ज्ञात किया था, ये हमारी जो वेलोसिटी आई है V बराबर KI, क्या आई है मेरी? गलत आई है। इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं कौन सी वेलोसिटी? इसको बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी, या इसको बोलते हैं हम सुपरफिशियल वेलोसिटी, या इसको बोलते हैं फिक्सिशियस वेलोसिटी। फिक्सिशियस मतलब है भ्रम, भ्रमित, मतलब पागल बनाने वाली, बुद्धू बना रही है वेलोसिटी। सही नहीं है, गलत है। बात क्लियर है कि नहीं? तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी? एक्चुअल वेलोसिटी तो भैया वो होगी जो, जब हम क्या लें, कंप्लीट एरिया की जगह आप केवल कौन सा एरिया लो? आप कंप्लीट एरिया की जगह केवल और केवल वॉइड वाला एरिया लो। तो मैं आपको पहले वेलोसिटी लिखता हूं, सिंस Q बराबर V इंटू ए, ये होता है कि नहीं होता है? इसलिए वही चल रहा है कंटिन्यू। Q बराबर KI ये था हमारा, बराबर V, Q बराबर KI ये था कि नहीं था? तो यहां से मेरा V बराबर क्या आ गया? V आ गया मेरा A से A कैंसिल, K इंटू आई। इक्वेशन 1। अब मैं यहां लिखता हूं इक्वेशन 1 से प्राप्त वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है ये वाली वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इसे ज्ञात करने के लिए
कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया को काम में लेते हैं, जबकि फ्लूइड केवल वॉइड्स के एरिया से गुजरता है। वॉइड का जो एरिया है ना केवल उससे गुजरेगा, पूरे से नहीं गुजरेगा। अतः इक्वेशन 1 से प्राप्त वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी या सुपरफिशियल वेलोसिटी या फिक्सिशियस वेलोसिटी कहलाती है। बात क्लियर है क्या? नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाली वेलोसिटी कहेंगे। एक्चुअल वेलोसिटी को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? डिस्चार्ज हमारा वही रहेगा, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर एरिया ऑफ वॉइड इंटू में एक्चुअल वेलोसिटी को बोलते हैं अपन सीपेज वेलोसिटी, VS से डिनोट करते हैं। तो ये तो बराबर रहेगा हमारा। तो यहां से मेरा क्या हो गया? यहां से मेरा जो VS हो गया वो क्या हो गया? A अपॉन में AV इंटू में V। बात क्लियर है क्या? नहीं, ये मेरा हो चुका है बराबर, या फिर मैं इसको अभी ऐसा लिख देता हूं VS अपॉन में V बराबर A अपॉन AV, या फिर इसको एक सेकेंड, इसको अपन करते हैं V अपॉन में इधर VS ले आता हूं बराबर एरिया ऑफ अपॉन में टोटल। ये एरिया ऑफ वॉइड है, तो भाई एरिया ऑफ वॉइड इसको अगर मैं यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर, तो क्या हो जाएगा मेरा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। नीचे भी 1 से गुणा कर देता हूं तो होगा टोटल वॉल्यूम। भाई एरिया ऑफ वॉइड को मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड कर सकता हूं कि नहीं? क्यों कर सकता हूं? ऊपर नीचे मैंने 1 से गुणा कर दिया, यूनिट इसकी विड्थ थी। तो ये मेरा हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ये क्या होती है? हमारी पोरोसिटी होती है भाई। तो मेरा यहां से VS अगर मैं निकालता हूं तो VS क्या हो गया मेरा? VS तो इधर चला जाएगा और N नीचे, V अपॉन में N। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल करके आई है। क्या आई है? VS बराबर V अपॉन में N। यहां पर अपन लिख देते हैं V क्या है? V है मेरी जो पहले निकाली थी डिस्चार्ज वेलोसिटी, और N क्या है? पोरोसिटी। तो अब अपन आपको साफ साफ दिख रहा है कि N की वैल्यू जो होती है हमारी, जो हमारी N होता है उसकी वैल्यू 1 से हमेशा क्या रहती है? कम रहती। तो जब आप किसी चीज में 1 से कम का भाग दोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो VS की वैल्यू हमेशा V से क्या होती है? ज्यादा होती है। VS मतलब क्या हमारी? ये VS होती है हमारी कौन सी वेलोसिटी? सीपेज वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू हमारी V से ऑटोमेटिकली क्या रहेगी? हमारी ज्यादा रहेगी। तो इस चीज को हम किस में लिखेंगे? इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके नीचे? वो अपन लिखते हैं, मैं इसे मिटाता हूं। इसके नीचे लिखते हैं अपन इक्वेशन 2 से प्राप्त वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी कहलाती है।
सिंस n की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, अतः सीपेज वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी से हमेशा अधिक होती है। तो सीपेज वेलोसिटी हमारी डिस्चार्ज वेलोसिटी से हमेशा क्या रहेगी? अधिक रहेगी। ठीक है क्या नहीं? तो ये हमारी इससे हमेशा अधिक होती है। तो ये हमारी बात थी किस चीज़ की? सीपेज वेलोसिटी की, डिस्चार्ज वेलोसिटी की। तो हमने दोनों चीज़ों को देख लिया कि सीपेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी और डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होती है। अब हम देखते हैं जो हम देख रहे थे ना, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, या सिंपली हम इसे क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी। उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, या इसको सिंपली एक लाइन क्या बोलते हैं एक वर्ड में? परमेबिलिटी। इसको के से अपन डिनोट करते हैं। ठीक, अब अपन पहले तो यही पढ़ता है अपन क्या होता है, ये किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसकी वैल्यूज वगैरह देखेंगे अपन दो कंडीशन के अंदर। बाद में अपन देखेंगे इसको कौन कौन से कारक इसको प्रभाव करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, और फिर हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहले मैं इसके बारे में सिंपली लिखता हूं। इसे अपन किससे ज्ञात करेंगे? इसे डार्सी लॉ द्वारा ज्ञात किया जाता है। के क्या होता है हमारा? Q इक्वल्स टू के आई है, तो Q अपॉन में I इंटू ए, ये हो गया हमारा K। तो K की यूनिट क्या हो गई हमारी? यूनिट हो गई K की हमारी सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। ठीक है, और बोला जाए डायमेंशन क्या होगी इसकी? m0 L1 T -1। अगर डेफिनेशन बनाओगे तो क्या होगा कि यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के अंदर यूनिट एरिया से बह रहे पानी की दर परमेबिलिटी कहलाती है। तो अपन लिख देते हैं यूनिट हाइड्रोलिक। अगर मैं इन दोनों को एक कर दूं तो के बराबर क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अपन लिखते हैं यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट व एरिया के अंडर बह रहे लिक्विड की दर कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, या पूरा लिख देते हैं अपन, कहलाती है, जिसे सिंपल वे में क्या कहते हैं? जिसे सिंपल वे में परमिएबिलिटी कहते हैं। इसे डार्सी लॉ द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये अपन ने लिख दिया है परमिएबिलिटी के बारे में। अब नोट के अंदर अपन लिखेंगे कि अपने डिफरेंट मेटेरियल परमिएबिलिटी हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। मैं इसे मिटाता हूं भाई, मैं इसे मिटाता हूं कि डिफरेंट मटेरियल के लिए हम किस तरह से परमिएबिलिटी को ज्ञात करें। अलग अलग मटेरियल परमिएबिलिटी अलग अलग होगी भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया, दोनों चीज पर निर्भर करती है। इसके बाद में हम देखेंगे, अभी तो केवल के बारे में पढ़ा है हमने, ये होता है। अभी तो के लिखा है, अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि दो प्रकार का होता है, कि हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल। फिर हम देखेंगे के को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। मैं लिखता हूं इसे, नोट लिख रहे थे हम। नोट क्या है? वैल्यूज ऑफ के फॉर डिफरेंट सॉइल। डिफरेंट सॉइल के लिए के की वैल्यू क्या क्या है?
सेंटीमीटर पर सेकंड बात चल रही है। ये हमारी सॉइल है। पहली हमारी कोर्स ग्रेवल, मोटे ग्रेवल। दूसरी है फाइन ग्रेवल या सैंड। तीसरी हमारी सैंड विद सिल्ट या कहा जाए लूज सिल्ट। चौथा है हमारा सिल्ट विद क्ले या कहा जाए डेंस सिल्ट। पांचवा है हमारा होमोजेनियस क्ले। इसकी तो 1 से भी ज़्यादा होती है। इसकी होती है 10⁻⁻6 से भी कम। ये होती है हमारी (10⁻⁻6 से भी कम होती है तो लगभग ये इम्परमिएबल है। ये क्या है? बिल्कुल इम्परमिएबल है। ठीक है, मतलब इसमें पानी गुजरेगा ही नहीं। ये 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4। अब भाई -6 से -4 लिखूं या -4 से -6 लिखूं? ये तो गलत है। क्यों? ये वैल्यू तो ज्यादा हो गई, ये कम हो गई। तो हम रेंज कैसे लिखते हैं? कम से ज्यादा। भाई मैं 2 से 4 लिखूंगा रेंज या 4 से 2 लिखूंगा? यही लिखेंगे अपन। तो 10⁻⁻4 तो क्या है? ये ज्यादा है इसकी तुलना में, 10⁻⁻6 कम है। इसलिए मैंने क्या लिखा? 10⁻⁻6 से 10⁻। बाकी उल्टा भी लिख सकते हैं, अपनी बुक के अंदर उल्टा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो रेंज याद रखनी है बस। बात क्लियर है क्या? नहीं तो 10⁻⁻6 से कम, 10⁻⁻6 से -4, -4 से -2, -2 से 1, 1 से ज्यादा। ये कोर्स ग्रेवल, मोटे ग्रेवल, ये फाइन ग्रेवल थोड़े छोटे ग्रेवल हैं, और या फिर सैंड का, दोनों के लिए सेम होती है। ये सैंड विद सिल्ट, सैंड के अंदर थोड़ी सिल्ट मिला रखी है, या कहा जाए बिल्कुल लूज सिल्ट है। कैसी है? लूज का मतलब पार्टिकल दूर दूर है। 2 स्ट्रक्चर बनते थे हमारे, लूज और डेंस कोर्स ग्रेन के अंदर। सेम तो ये लूज वाला है, दूर दूर पार्टिकल है, उसके लिए ये है, इसके लिए भी है। सिल्ट में क्ले है, देखो एक कदम नीचे जा रहे हैं। देखो ये फाइन ग्रेवल और सैंड, ये सैंड सिल्ट, सिल्ट क्ले, और ये क्ले। ये लूज सिल्ट है, ये डेंस सिल्ट है। इस तरह से अपनी ये सेंटीमीटर पर सेकंड में चल रही है वैल्यूज। तो हमारी किसकी वैल्यू है? परमेबिलिटी के, या कहा जाए कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो आपको दिख रहा है जैसे जैसे हम फाइन पार्टिकल से कोर्स पार्टिकल की ओर जा रहे हैं, या कहा जाए फाइन सॉइल से कोर्स सॉइल की ओर जा रहे हैं, तो परमेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। या उल्टा, जैसे जैसे घट रहे हैं तो परमेबिलिटी घट रही है। तो इसको अपन लिख देते हैं इसके नीचे ही। अतः कोर्स ग्रेन सॉइल की परमिएबिलिटी फाइन ग्रेन सॉइल की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। अब मैं इसे मिटाता हूं भाई, मैं इसको मिटाता हूं। मैंने अभी तो के बारे में बताया आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल कंडीशन में के को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेटिफाइड सॉइल कंडीशन क्या होती है वो बताऊंगा मैं आपको। मैं इसे मिटाता हूं पहले। तो अपन अब हेडिंग डालेंगे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ इन स्ट्रेटिफाइड, मतलब परतदार। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन स्ट्रेटिफाइड सॉइल, जो परतदार सॉइल है हमारी, एक के ऊपर दूसरी परत, दूसरे के ऊपर तीसरी परत है, ऐसी अगर परतदार सॉइल है तो उस कंडीशन में हमारी परमेबिलिटी को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो भाई, 2 चीज हो सकती है। क्या चीज हो सकती है हमारी? पहली चीज तो भैया ये है कि जो मेरी सॉइल है ना, ये ऊपर एक अलग सॉइल थी, नीचे अलग है, ये अलग है और ये अलग है। 4 प्रकार की सॉइल है।
इसकी परमेबिलिटी अलग है K1, इसकी K2, इसकी K3 और इसकी K4। बात क्लियर है भाई। अब ये हो सकता है कि ये मेरा ग्राउंड लेवल था, ये एक लेयर थी सॉइल की, ये दूसरी लेयर थी, ये मान लो सैंड थी, ये सिल्ट थी, ये ग्रे वाला है, फिर सैंड है। अलग अलग K1, K2, K3, K4 है। इनकी हाइट भी क्या है, H1, H2, H3 और H4। हाइट भी हो सकता है अलग अलग है, कॉमा लगा दिया मैंने बीच में। अब देखो क्या है, हो सकता है कि जो पानी है ऐसे बह रहा हो, पानी यहां से यूं जा रहा हो सकता है पानी ऐसे जा रहा हो। तो हमारी दो परमेबिलिटी होती है, ये तो होती है हमारी, ये जो परमेबिलिटी है क्या है, इस प्लेन के पैरेलल है। ये जो बेडिंग प्लेन, बेड का मतलब होता है परत, तो बेडिंग प्लेन के पैरेलल होती है परमेबिलिटी, इसको अपन कौन सी बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी। हो सकता है पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दोनों ही केसेस में परमेबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी इस पूरे मीडियम की। इस वाले केस में भी अलग होगी, इस केस में भी अलग होगी। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी के, भाई ये 4 हो गई है, तो मैं कैसे बोलूंगा इसकी, इस पूरे सॉइल की क्या बोलूंगा मैं, परमेबिलिटी क्या है। ये तो सॉइल के अंदर सैंड है, ये सिल्ट है, ये ग्रेवल है, ये अलग है, ये है तो पूरी सॉइल। इस सॉइल की परमेबिलिटी को तो मैं केवल एक ही परमेबिलिटी से डिनोट करूंगा। उसको मैं कैसे ज्ञात करूं, दो चीजें, या तो पानी इस तरह से बहेगा या ऐसे बहेगा। अगर ऐसे बह रहा है तो मेरी परमेबिलिटी कौन सी होगी, KH, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी। और अगर पानी ऊपर से नीचे बह रहा है ऐसे, तो कौन सी परमेबिलिटी होगी मेरी, KV। कौन सी है मेरी, वर्टिकल परमेबिलिटी। तो देखो हम दोनों चीजों को ज्ञात करना सीखते हैं। तो मैं आपको हेडिंग लिखता हूं इसमें क्या, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। बेडिंग प्लेन मतलब जो हमारी परत है उसके पैरेलल निकाल रहे हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, KH। H का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल। कैसे निकालेंगे अपन इसको, वो अपन देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे। जब हमारे हॉरिजॉन्टल होगी ना, तो इस वाले केस में हमारा जो हेड लॉस है यहां से यहां तक, चाहे इस परत से जाए, चाहे इससे जाए, चाहे इससे जाए, चाहे इससे जाए, चारों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो हमारे पैरेलल और सीरीज वाला केस होता है ना, देखो ये तो कौन सा हो गया, पैरेलल, और ये कौन सा फ्लो हो गया, सीरीज वाला। तो पैरेलल वाले में जो कंडीशन होती है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में, आपको समझाऊंगा, वही कंडीशन यहां पर काम में आएगी। और जो हमारे सीरीज वाले में कंडीशन होती है, सीरीज पाइप फ्लो में, वही कंडीशन यहां पर होगी। तो ये तो हो गया सीरीज एक के बाद एक, ये हो गया पैरेलल, चारों पैरेलल लग रहे हैं। तो पैरेलल में क्या होता है भाई, ध्यान रखना आपको हमेशा, पैरेलल में जो हमारा हेड लॉस है वो तो क्या होगा, सबके अंदर सेम होगा, डिस्चार्ज क्या होगा, सब में अलग अलग होगा। ये डिस्चार्ज होगा Q1, Q2, Q3 और Q4, I बराबर सेम। और अगर हम बात करते हैं सीरीज की, मतलब अगर इस वाली परमिटिव हम याद करेंगे वर्टिकल को, तो वर्टिकल क्या होगी, सीरीज तो होगी ना एक के बाद एक। तो सीरीज वाले में मेरा डिस्चार्ज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन चेंज क्या रहेगा, मेरा हेड लॉस अलग अलग होगा। इसमें अलग हेड लॉस होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो बस यही कंडीशन हमको यूज करनी है। तो पहले इसके अंदर मैं एक लाइन लिख देता हूं। क्या लिखते हैं अपन इसके अंदर, इसमें आप लिखोगे इस कंडीशन में सभी लेयर्स में डिस्चार्ज डिफरेंट होगा, वह हेड लॉस, और हेड लॉस को अपन कैसे डिनोट करते हैं यहां पे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। वह हेड लॉस क्या होगा, सेम होगा। हेड लॉस तो सेम होगा, लेकिन डिस्चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। अब अपन निकालते करते, तो इसलिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3 प्लस में Q4, ये हो गया भाई मेरा। तो मेरा Q क्या होता है, KIA होता है, सिंस ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। Q बराबर KIA। लेकिन आप एरिया क्या ले रहे हो, यूनिट। ये आपको केवल फ्रंट ही तो दिख रहा है, इस परत तो पूरी यूं होगी, देखो एक परत दूसरी परत, तो ये है, ये क्या है इसका एरिया। तो इसके वहां एरिया क्या ले रहा हूं, यूनिट ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं, यूनिट। तो यूनिट एरिया के लिए यूनिट विड्थ, फॉर यूनिट विड्थ
यूनिट विड्थ के लिए ए क्या हो गया मेरा, हाइट इंटू में 1 बराबर h। अब मैं क्या करूंगा, तो q, इसलिए q बराबर k इंटू आई इंटू एच हो गया। भाई देखो ये तो इसकी हाइट है h, और वो विड्थ क्या होगी इसकी, यूनिट ले ली मैंने, तो एरिया क्या हो गया मेरा, एरिया होगा हाइट इंटू विड्थ, और विड्थ क्या है यूनिट, तो एरिया h के बराबर हो गया, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, q बराबर के आई एच। अब मैं यहां पे पुट कर देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो k इंटू आई इंटू एच बराबर k1 इंटू आई तो कॉमन है सब में, इंटू में h1 प्लस k2 आई h2, k3 आई h3, k4 आई h4। बात क्लियर है? तो यहां से मैंने निकाला आई, तो मेरा सब में कॉमन आगे कट गया, केवल यहां पर क्या बचा, k इंटू एच, और इस k को मैं क्या बोलूंगा, इस k को बोलूंगा मैं k हॉरिजॉन्टल। बेस में h लग रहा है, ये इंटू में h अलग है, ये h तो अलग है, k इंटू, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये है के एच, एच बेस के अंदर है, हॉरिजॉन्टल है, इसलिए मैं इसको k से लिख दिया, के एच इंटू के एच बराबर क्या हो गया, k1h1 प्लस में k2h2 प्लस में k3h3 प्लस में k4h4 डिवाइडेड बाय h। तो इसको अपन क्या बोल सकते, इसको बोल सकते अपन समेसन के एच अपॉन में समेसन एच। तो ये हो गई मेरी हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, ये मेरी क्या हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी हो चुकी है। अब मैं इसको एक, आप इसके नीचे आप ये लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूं ना यहां पर, ये आप इसके नीचे लिखेंगे, इसलिए के एच बराबर हो गया मेरा समेसन के एच बाय समेसन एच। आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है। तो अब अगर आपसे बोलता है कि 4 सॉइल की अलग अलग आपको के दे दिया, परमेबिलिटी आपको 4 सॉइल की अलग अलग 2 3 4 कितने की, 3 की दे दी, k1 k2 k3, हाइट दे दी और डिस्चार्ज भी दे दिया, आप क्या करो, कुछ नहीं, आपको हॉरिजॉन्टल, आपको पैरेलल टू बेडिंग प्लेन निकालनी है या फिर हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी निकालनी, तो क्या होगा हमारा समेसन के एच अपॉन में समेसन एच, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे परपेंडिकुलर। तो भाई ये है अपना कौन सा केस, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन या वर्टिकल परमेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये 4 लेयर हैं, इसमें जो पानी वो कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो उसकी हमें परमिट निकाली कौन सी होगी हमारी, केवी वर्टिकल। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, डिस्चार्ज तो कांस्टेंट और हमारा हेड लॉस डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, पिछले वाले में आई तो कांस्टेंट था और क्यू हमारा चेंज था, इसमें क्यू कांस्टेंट है, आई चेंज है। वही सेम सीन है, ये सीरीज वाला हो गया, वो हमारा पैरेलल वाला केस था। तो मैं इसमें लिखता हूं, इस कंडीशन में सभी लेयर्स में डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, जबकि हेड लॉस, नॉट हेड लॉस, क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हेड लॉस डिफरेंट है, इसलिए H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, ये हमारी होगी इक्वेशन 1। मैं लिख दिया भाई, हेड लॉस टोटल क्या होगा, इन चारों के बराबर होगा। तो अब मैं पहले इनकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, पहले मैं लिखता हूं 4 यूनिट एरिया Q बराबर K इंटू आई, के आई ए होता है, ए तो हमारा यूनिट हो गया, और हमारा K इंटू आई क्या होता है, मैंने हेड लॉस लिखवाया था, आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। अब देखो यहां पर लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी, यही तो होगी लेंथ, मतलब H1। तो ये क्या होगी मेरी स्मॉल h बाय कैपिटल H। तो यहां पर मैं आई की जगह लिख रहा हूं स्मॉल h बाय कैपिटल H, हेड लॉस पर यूनिट हाइट। ठीक, यहां से मैंने देख लिया h क्या हो गया मेरा, q इंटू कैपिटल H अपॉन में k। तो अब मैं h की वैल्यू को कैसे पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में मैं लिख देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल h इन इक्वेशन 1।
1 में पुट करते हैं अपन। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटाता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, जगह नहीं है। ठीक, आप इसको उतार लेंगे और जो अब मैं लिखूंगा उसको इसके नीचे लिखेंगे आप। तो यहां पर मेरी h की वैल्यू क्या आ गई, क्यू एच अपॉन में k आ गई, क्यू एच अपॉन में क्या आ गई, k आ गई। तो मैं यहां लिख देता हूं क्यू एच अपॉन के बराबर, डिस्चार्ज तो कांस्टेंट है, H1 अपॉन K1 प्लस क्यू H2 अपॉन K2 प्लस क्यू H3 अपॉन K3 प्लस क्यू H4 अपॉन K4। ठीक, Q से Q कैंसिल हो गया मेरा, पूरा Q इसमें कॉमन ले ले, Q से Q कैंसिल, यहां बचा मेरा H अपॉन K बराबर H1 बाय K1 H2 बाय K2 H3 बाय K3 H4 बाय K4। मुझे तो K निकालना है, K इधर चला जाएगा, बाकी सारी चीज नीचे। तो मैं लिख दूंगा K बराबर H अपॉन में H1 बाय K1 H2 बाय K2 H3 बाय K3 H4 बाय K4। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, समेसन H अपॉन में समेसन H अपॉन K। तो यहां से मेरा ये K कौन सा होगा, ये होगा मेरा K वर्टिकल, K बेस में V लिख रहा है ये, तो K वर्टिकल क्या हो गया मेरा, समेसन H अपॉन में समेसन H अपॉन K। ठीक, तो ये हमारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी स्ट्रेटिफाइड सॉइल मतलब जो परतदार सॉइल है उसकी परमिटिविटी हम कैसे निकालेंगे, हमको बताओ भाई कि पैरेलल निकालनी या परपेंडिकुलर। पैरेलल निकालनी उसको हॉरिजॉन्टल परमिटिविटी बोलते हैं, परपेंडिकुलर निकालनी उसको वर्टिकल परमिटिविटी बोलते हैं। कैसे निकालेंगे, इस तरह से पैरेलल निकलती थी हमारी क्या, अब कंपैरिजन देखते हैं अपन। जो पैरेलल थी हमारी के एच, वो क्या थी हमारी, वो थी समेसन के एच बाय समेसन एच। परपेंडिकुलर ये है। अब आप सोचो इन दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, इन दोनों में से आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस। तो हॉरिजॉन्टल परमिटिविटी हमारी वर्टिकल परमिटिविटी से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है ना, आप वैल्यू पुट करके देख लो ना, कुछ भी एक्स वाई जेड, आप जब देखोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे क्या आएगी भाई, ऊपर के और एच का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और नीचे एच का भाग जा रहा है, इधर एच में एच अपॉन के का भाग जा रहा है। बात कर रहे हैं कि नहीं, तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसको मैं नोट में लिख देता हूं। तो भाई मैं इसे नोट में लिख रहा हूं, इसको मैं नोट में लिखता हूं, के एच इज ग्रेटर देन के वी। अतः हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी वर्टिकल परमिएबिलिटी से हमेशा अधिक होती है। ठीक है भाई, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। तो अभी तो हमने केवल के बारे में पढ़ा है कि कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी क्या है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि परमेबिलिटी को मतलब के को क्या क्या चीज प्रभावित करते हैं, किन किन चीजों पर निर्भर करता है। अभी तो मैंने केवल 2 चीज बताई है, वो सारी चीज देखेंगे। उसके बाद फिर हम के को कैलकुलेट करना सीखेंगे। के हमारे जो मेथड होते हैं 2 होते हैं, 3 मेथड होते हैं, फील्ड मेथड, लेबोरेटरी मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। उन तीनों मेथड को देखेंगे, साथ में हम इसके फैक्टर्स इफेक्ट में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।